Welcome to class 12th. So this is unit 2 for employability skills, which is self management skills. Self management मतलब अपने आप को मैनेज करना, that is कंट्रोल करना. So let us see how it is, and of course मैं पूरा का पूरा पैराग्राफ को एक्सप्लेन करूँगी, बट मैं पूरा का पूरा पैराग्राफ रीड नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि आई नो कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, बहुत टाइम से पढ़ाते हुए आ रहे हैं. सो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं रीड करूँगी, लेकिन एक्सप्लेन पूरा करा जाएगा, राइट. सो ऑडियो बुक अगर देखनी है तो इसी चैनल पे ऑडियो बुक अवेलेबल है. अगर आपको सर्च करके ना मिले, कमेंट में लिख दो ऑडियो बुक, आई विल रिप्लाई विद द लिंक. ओके. इंट्रोडक्शन. तो सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है? बेसिकली सेल्फ कंट्रोल होता है कि कैसे कोई इंसान अपने इमोशन, थॉट्स और बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है. क्या? सेल्फ मैनेजमेंट इन which is also referred to as self-control is the ability to control one's emotion, thought and behavior effectively in different situations. ठीक है. तो इससे आप क्या कर सकते हो? अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो और अपने गोल्स की तरफ काम कर सकते हो. तो अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, जिससे अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो, जिससे कि तुम अपने गोल्स को अचीव कर सको, दैट इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट. Students with strong self-management skills are better at doing certain things well, such as coming to class on time, paying attention, obeying teacher, parent and elders, working with discipline, etc. It helps a person to do better in studies or work. In order to do well at work and life in general, one must be able to manage and improve oneself in various skills, including timeliness, discipline, problem solving and work habits. मतलब कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स जिसके अंदर है वो कंपैरेटिवली लोगों से ज़्यादा अच्छा कर सकता है. वो क्लास, जैसे अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो वो क्लास में जल्दी आते हैं, टीचर जो भी बता रही है उसको ध्यान से सुनते हैं, टीचर की बात मानते हैं, पेरेंट्स की बात मानते हैं, अपने एल्डर्स की बात मानते हैं, डिसिप्लिन से अपनी लाइफ को चलाते हैं. एंड इससे ये जो सेल्फ मैनेजमेंट होता है, इससे वो अपनी स्टडीज़ या काम में बहुत फोकस्ड रहते हैं और अपने गोल को जल्दी अचीव कर सकते हैं. तो अगर आपको अपने आप को मैनेज करना है, इफ़ यू वांट टू सेल्फ मैनेज योर सेल्फ और टेक सेल्फ कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, देन कुछ चीज़ें होती हैं. फर्स्ट इज़ पॉजिटिव थिंकिंग. पॉजिटिव थिंकिंग मतलब ये सोचना है कि जो मैं चाहता हूँ कि हो जाए, वो उसकी तरफ एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलना. या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि जो भी चीज़ आपको चाहिए उसकी तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलो कि हाँ ये हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, और उसके लिए खुश रहो. ठीक है. उससे आप अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर सकते हो. सेकेंड इज रिजल्ट ओरिएंटेशन. रिजल्ट ओरिएंटेशन मतलब बड़ा सोचो और जो भी आपने सेट करें अपनी तरफ से गोल या अपने रिजल्ट सेल्फ डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो हैं आपके, जो आपने सोचे हैं कि आई वांट दैट, तो उस तरीके से सोचो और उस तरीके से काम करो. अपने आप को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाओ. जैसे अगर आपको 100 मार्क्स चाहिए किसी भी टेस्ट में, मैथ्स में अगर आपको 100 मार्क्स चाहिए, तो आप 100 on 100 स्कोर करने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट. आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करने होंगे और इतने क्वेश्चन करो कि 100 में से 100 नंबर आपके आ जाए. तो रिजल्ट ओरिएंटेड ये होता है. पॉजिटिव थिंकिंग मतलब 100 नंबर का पेपर है, मुझे 100 नंबर चाहिए, 100 नंबर आएंगे आएंगे आएंगे. ठीक है. सेल्फ अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज, क्योंकि कई सारे लोग आजकल सेल्फ अवेयर होते ही नहीं है. दे जस्ट थिंक ऑफ देम सेल्व्स. ठीक है. सेल्फ अवेयर का मतलब क्या होता है? अपने आप के बारे में जानकारी रखना कि कौन से एरियाज आपके स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से एरियाज आपके वीक हैं. टू बी अवेयर ऑफ वंस पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ वंस स्ट्रेंथ. ठीक है. अब सेशन 1 स्टार्ट करते हैं इसका, मोटिवेशन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड. Okay, motivation and positive thinking can help us overcome fears and take up new challenges. Similarly, optimism, which is a mental attitude reflecting a belief or hope, can lead to positive and desirable outcomes. It helps us to achieve our dreams, continue working hard towards achieving success and live a happy life with positive mindset. मतलब कि motivation and positive attitude की बात करें तो ये हमारे जितने भी डर हैं अपने गोल को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, उन डरों से पीछा छुड़ाती है. एंड जितने भी चैलेंजेस हैं उनको लेने का स्ट्रेंथ देते हैं हमें. सिमिलरली एक वर्ड होता है ऑप्टिमिज्म. ऑप्टिमिज्म एक मेंटल एटीट्यूड है. इसमें क्या होता है? इफ़ आई से कि ऑप्टिमिज्म क्या है, वो एक आपका मन की सोच है.
जिससे आप एक उम्मीद लगा के रखते हो कि ये काम मुझे चाहिए यार, ये चीज़ मुझे चाहिए, ये मुझे मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो यार आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा। मेरे ये जो आपके अंदर उम्मीद है पॉजिटिव करने की, कुछ अच्छा अचीव करने की, दिस इज ऑप्टिमिज्म। इससे आप अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हो और हार्ड वर्क करके एक सक्सेसफुल हैप्पी लाइफ जी सकते हो। हेलेन केलर ने एक बात कही थी ऑप्टिमिज्म को लेके कि ऑप्टिमिज्म इज द फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट। ऑप्टिमिज्म एक हिम्मत है जिससे कि हमें अपने हम जो भी चीज़ है, जो भी हमें चीज़ अचीव करनी है, उसको अचीव करने में हमारी को जो स्ट्रेंथ देता है, फेथ देता है, वो होती है ऑप्टिमिज्म। नथिंग कैन बी डन विदाउट होप एंड कॉन्फिडेंस। होप और कॉन्फिडेंस के बिना कुछ नहीं हो सकता। और होप और कॉन्फिडेंस कौन देता है? ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। ठीक है, ऑफ कोर्स हम इसमें मोटिवेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करेंगे। मोटिवेशन एक वर्ड होता है मोटिव, मोटिव का मतलब होता है गोल, उस वर्ड से आया है मोटिवेशन। ठीक है, तो जो भी काम हम अपने मोटिव या गोल को अचीव करने के लिए कर रहे हैं, उसमें जो भी चीज़ें लगती हैं, दैट इज मोटिवेशन। दस डायरेक्टिंग बिहेवियर टूवर्ड सर्टेन मोटिव और गोल इज द एसेंस ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, अगर आपको वो मोटिवेशन अंदर से आ रही है देन दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अगर आप दूसरों से या अपने आसपास की चीज़ों से मोटिवेट हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, दैट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन की अगर हम डिटेल में बात करें तो इसमें वो एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें कोई अवार्ड तो नहीं होता, लेकिन हमें उसको करने में खुशी मिलती है और संतुष्ट हो जाते हैं उसे करके। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम कैसे कहें कि हम इंट्रिंसिक मोटिवेट कैसे होते हैं? हम वो काम करते हैं जिससे हमें खुद खुशी मिलती है। अब हम खुद खुश होते हैं तो हम अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली कोई इंसेंटिव्स नहीं होता है, कोई भी इंसेंटिव्स मतलब गिफ्ट, रिवॉर्ड, ये सब नहीं होता है, बट आपका जो रिवॉर्ड आपको अपने आप ही मिल जाता है, दैट इज़ खुशी। ठीक है, तो यू गेट मोटिवेटेड बिकॉज यू गेट प्लेजर और you get enjoyed. Then is extrinsic motivation. Extrinsic motivation मतलब इसमें आपको external rewards या incentives मिलते हैं जिससे कि आप अपने काम को अच्छी तरीके से कर सकें। अगर मोटिवेशन नहीं होती है तो उससे आपको फ्रस्ट्रेशन फील हो सकती है। जैसे कि अगर एक बॉस है, एम्प्लॉय है, वो बॉस काम पे काम दिए जा रहा है एम्प्लॉय को और सैलरी उतनी ही है, बल्कि उसमें भी काट काट के सैलरी दे रहा है। लेकिन अगर एक दूसरा बॉस है, वो उसको हर किसी इवेंट पे बोनस देता रहता है, देन विच वन ऑफ द एम्प्लॉय विल बी हैप्पी, विच वन ऑफ द एम्प्लॉय विल बी मोटिवेटेड टू डू वर्क, दैट इज जो उसे बार बार इंसेंटिव्स दे रहा है। एक्सटर्नल इंसेंटिव्स एक तरीके से मोटिवेशन का काम कर रहे हैं। तो दिस वॉज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। नाउ वी टॉक अबाउट पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड से क्या होता है कि इंसान खुश रहता है। ठीक है, वो रिलेशनशिप बना भी सकता है और टिका भी सकता है। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब कर सकता हूँ, ये नहीं कि कर नहीं सकता हूँ। तो कांट को कैन में बदलना। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ पे फिगर में बना रखा है, कांट क्रॉस कर रखा है और कैन लिख रखा है बड़े बड़े शब्दों में। ठीक है, अब अगर आपको पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना है तो क्या क्या चीज़ें करनी होती है, अभी हम वो डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी बात, अगर कोई इंसान, आप नहीं कोई भी इंसान पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखता है, पॉजिटिव कह लो, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड कह लो, ऑप्टिमिज्म अभी मैंने बताया होप प्लस कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो जो लोग पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड बना के रखते हैं अपनी लाइफ में थ्रू आउट योर लाइफ, तो वो नेगेटिव चीज़ों को एलिमिनेट आसानी से कर सकते हैं और पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करने से पॉजिटिव माइंडसेट और जो भी आपके अराउंड चीज़ें हो रही हैं, वो कैन वाला जो वर्ड है कि कर सकता हूँ, वो अगर आप कहते हैं तो एक तरीके से चीज़ें मैनिफेस्ट भी हो जाती हैं, तो आपको चीज़ें जल्दी मिलती हैं। ओके, वेज टू मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड। कैसे हम पॉजिटिव एटीट्यूड कर सकते हैं? लेट्स सी। स्टार्ट द डे विद मॉर्निंग रूटीन, से पॉजिटिव अफर्मेशन, स्माइल ऑफन एंड थिंक अबाउट द टास्क टू बी अकम्प्लिश ड्यूरिंग द डे। मतलब कि अपने डे को अपने मॉर्निंग रूटीन को अच्छा बनाओ, खुश रहो और अच्छी अच्छी बातें कहो, पॉजिटिव चीज़ें कहो,
और वो टास्क का हो कि जो जो आपको आज पूरे दिन में करने हैं। सेकेंड चीज़ जो है वो है पॉजिटिव, अपने माइंड को पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिविटी लाओ अपने माइंड में। पॉजिटिविटी कैसे आ सकती है? अच्छी मोटिवेटिंग बुक्स पढ़ो, म्यूज़िक सुनो जो आपको थोड़ा बूस्ट देता है, ठीक है, अपने गोल तक पहुंचने का बूस्ट देता है, ऐसे गाने सुनो, ऐसी मूवीज़ देखो। थर्ड इज बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब लेजी मत रहो, ठीक है, ये काम करना, अरे अभी करता हूँ, 2 सेकंड दो, और आपने वो काम कर दिया। लेकिन अगर आप कहोगे अरे यार ये काम कल करते हैं, देन यू विल बी इन ट्रबल, बिकॉज वो आपका काम कल तो कभी आता ही नहीं है। इसलिए बी प्रोएक्टिव, क्योंकि अगर कोई इंसान प्रोएक्टिव है तो उसके दिन में, उसके दिमाग में जो भी चीज़ें अगर घूम रही हैं, अगर वो उसका मूड भी ऑफ है, तब भी अगर आप उसका ये माइंडसेट रहता है कि वो प्रोएक्टिव है, इसका मतलब कि वो उन सब चीज़ों को भूल के भी वो काम कर सकता है, ठीक है। फोर्थ थिंग इज फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव थिंग्स। पॉजिटिव थिंग्स के बारे में सोचो, ये मत कहो कि यार जो भी चीज़ें हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को, किसी भी चीज़, अपने गोल के बीच में प्रॉब्लम्स को मत आने दो, ठीक है। यानी कि वो चीज़ें करो जिससे तुम्हारे गोल को अचीव करने में हेल्प मिले, एक कैटलिस्ट की तरह काम करे वो, ठीक है। कैटलिस्ट मतलब साइंस का वर्ड है कि किसी भी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। तो अगर आपका गोल है तो उस गोल में ऐसा क्या आपको करना चाहिए जिससे कि वो फास्ट हो जाए आपकी रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज लर्न फ्रॉम फेलियर्स। थिंक कि आपने क्या गलत करा था, क्या सही कर सकते हो उसके बारे में। देन लर्न टू फोकस ऑन द प्रेजेंट। अपने अभी जो आपका प्रेजेंट चल रहा है उस पर ध्यान दो, अतीत और आगे के बारे में छोड़ दो, ठीक है। अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में मत सोचो, जस्ट थिंक अबाउट द प्रेजेंट। अगर आप प्रेजेंट सही करते जाओगे तो आपका फ्यूचर डेफिनेटली अच्छा होगा, ठीक है। देन मूव टूवर्ड्स योर गोल्स एंड ड्रीम्स, बी चेयरफुल एंड वर्क हार्ड टू अचीव द ड्रीम्स। अपने गोल्स की तरफ काम करो। ऑफ कोर्स ये नहीं है कि पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करोगे तो हो जाएगा, अपने गोल्स की तरफ काम भी तो करना है। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो पॉजिटिव आउटलुक यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड आपका लॉन्ग रन में, यानी कि ज़्यादा टाइम तक आपका दिमाग में बना रहे, जिससे कि आप ज़्यादा टाइम तक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने माइंड में रख सकें। पहली बात है फिजिकल एक्सरसाइज करो और फ्रेश एयर में बैठो, क्योंकि फ्रेश एयर और फिजिकल एक्सरसाइज करने से आप एक्टिव हो जाते हो, ज़्यादा एक्टिव हो जाते हो। तो आपको क्या करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, डीप ब्रीथिंग करनी है और एक्सरसाइज करना है। इन सब चीज़ों से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और आप रिलैक्स कर पाते हो, ठीक है। अगर आप पार्क में एक वॉक भी ले रहे हो या खेल रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि आपको फ्रेश एयर मिल रही है। नेक्स्ट इज़ हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट में क्या है आपका, एक इंसान जो हेल्दी है और वो बैलेंस डाइट ले रहा है रोज़, तो उसकी बॉडी और माइंड बिल्कुल हेल्दी स्टेट में होंगे, ठीक है। क्योंकि ऑफकोर्स बैलेंस डाइट क्यों ज़रूरी है, हमारे एक प्लेट में दाल रोटी हरी सब्जी सब कुछ है, फ्रूट्स सब कुछ है, दैट मेक्स अ बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। बैलेंस डाइट से हमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। उस न्यूट्रिशन से स्ट्रेंथ मिलती है कि आपके पूरे दिन का जो काम है वो आप आसानी से कर सकें और सारा काम कर सकें। थर्ड इज ऑर्गेनाइज एकेडमिक लाइफ। अब एकेडमिक लाइफ को ऑर्गेनाइज करना यही तो नहीं हो रहा होगा, राइट। तो कितने लोग इससे रिलेट कर पा रहे हैं? ओके, इफ़ यू आर रिलेटिंग टू दिस देन प्लीज़ लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आई शुड ऑल्सो नो कि आप सब कैसी एकेडमिक लाइफ से क्या चल रहा है आपकी एकेडमिक लाइफ में, क्या कम बैक हो पा रहा है या नहीं, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए कम बैक करने के लिए, वो सब चीज़ों के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। बिकॉज इवन आई फील मोटिवेटेड व्हेन आई सी द कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो ऑर्गेनाइज एकेडमिक लाइफ में क्या है, अपने क्लास नोट्स को ऑर्गेनाइज रखो, अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट करो टाइम पे, और जितनी भी डेडलाइंस होती हैं उनको, जो भी काम है उसको डेडलाइन से पहले कर दो, ठीक है, जिससे कि स्ट्रेस ना आए। स्ट्रेस आएगा तो फिर यू विल फील डीमोटिवेटेड, ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज एडिक्वेट स्लीप। भाई नींद लो,
अगर आपका पेपर अगले दिन है और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो फिर दिक्कत हो सकती है, उसको पढ़ो, ठीक है, लेकिन नींद भी उतनी लो। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पूरी रात जग के पढ़ते हैं, ठीक है। आई नो कि कोई ऑप्शन नहीं होता है अगर आपने कुछ नहीं पढ़ रखा होता कि सोने से कुछ नहीं होगा, एग्जैक्टली, बट वही है, अभी पहले वाला जो पॉइंट हमने डिस्कस करा, ऑर्गेनाइज योर एकेडमिक लाइफ। अगर आप चीज़ों को टाइम टू टाइम कंप्लीट करते रहोगे तो आपको एंड मोमेंट में पूरी रात जग के पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एटलीस्ट 7 घंटे की नींद लो, क्योंकि आपकी बॉडी को भी रिचार्ज होना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ हॉलीडेज विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये आपको रिफ्रेश कर देते हैं बेसिकली। आप अपने रिलेटिव ग्रैंड पेरेंट्स के होम जाते हो, रिलेटिव या ग्रैंड पेरेंट्स के होम जाते हो, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि यार वाओ दिस इज़ लाइफ, ठीक है। तो आपको एक नॉर्मल रूटीन से एक थोड़ा सा ब्रेक मिलता है और आप रिफ्रेश होके आते हो। Then is positive attitude is of immense value in students' life. There are various situations that the student will encounter in life wherein staying positive will keep the child going. The most common example would be during exam results. At times, the student does not get the desired results in exam, but it is important not to lose hope, accept the result gracefully, and work harder with a positive attitude for the next exam. पॉजिटिव एटीट्यूड का क्या रोल होता है बेसिकली एक स्टूडेंट की लाइफ में, ये बताता है ये पैराग्राफ। ये बोलता है कि अगर हमारे माइंड में पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रहेगा तो हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो उस सब चीज़ों में हमें पॉजिटिव माइंडसेट हेल्प करता है। पॉजिटिव माइंडसेट कैसे हेल्प करता है? फॉर एग्जांपल, अगर आपको एग्ज़ाम में रिजल्ट मिल रहा है लेकिन आपको उतना नहीं मिला जितना आपने सोचा था, जितना आपने चाहा था, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको अपने आप को अपने माइंड को रेडी करना पड़ता है, ठीक है। और माइंड तभी रेडी होता है व्हेन यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स योर एग्जाम, टुवर्ड्स योर लाइफ, ओके। तो ये सोचो कि कोई बात नहीं, एक एग्ज़ाम था, फिर से कर लेंगे मेहनत, अच्छे नंबर लाएंगे, वील इम्प्रूव, ठीक है। उस टाइम पे आपका माइंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। हिम्मत मत हारो, बस कोशिश करते रहो, अपने रिजल्ट को एक्सेप्ट करो और क्या क्या गलती हुई है, क्या क्या चीज़ें बेटर करनी है, उन सब चीज़ों को सोचो। Even during an interview for a dream job, a candidate may not get selected in the first attempt. However, with a positive attitude and persistent effort, all dreams can be achieved. Thus, it becomes imperative for a child to learn to practice positive attitude in life in all times. मतलब अगर आपको एक ड्रीम जॉब में इंटरव्यू देने जा रहे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका नहीं हुआ, कोई बात नहीं, सेकंड दो, थर्ड दो, फोर्थ दो। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर आप काम करोगे, हर बार कोशिश करोगे, then you will be able to achieve things. What is stress and how to manage it? अब very common, stress. नहीं आए नंबर, this is the exact representation of stress, right? तो स्ट्रेस क्या है? ये आपका ही जो आपका माइंड है उसी का एक वे है जिसमें वो अपसेट हो जाता है, एनॉय हो जाता है या होपलेस हो जाता है, तब आपको स्ट्रेस होने लग जाता है, ठीक है। हमें लगता है कि यार कुछ भी सही नहीं चल रहा है, हम गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं, होपलेस हो रहे हैं, दैट इज़ स्ट्रेस। इस तरीके के टाइम पे जब आपको स्ट्रेस हो रहा होता है तो हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे इमोशनल आउटबर्स्ट होते रहते हैं उस टाइम पे। यू फील हैप्पी फॉर सम टाइम, देन यू फील सैड, देन यू फील एंग्री, ठीक है। तो क्या क्या करना होता है स्ट्रेस को दूर करने के लिए या स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए? पॉजिटिव रहो, फर्स्ट थिंग। देन ये देखो कि आपने कहाँ गलती करी है, क्या चीज़ें बेहतर करनी है। सेकंड, मेंटेन एन अकम्प्लिशमेंट शीट एंड एंटर इवन स्मॉल अचीवमेंट्स। अपनी एक शीट बनाओ जिसमें आप लिखोगे कि क्या क्या चीज़ें हमें अकम्प्लिश करनी है, और छोटी छोटी चीज़ों को भी अगर आपने लिखा है कि यार मैंने ये काम कर लिया, टिक, ये कर लिया, टिक, तो आप उन टिक टिक को देख के मोटिवेट होते रहते हो। थर्ड, कीप योर थॉट्स इन प्रेजेंट। ये मत सोचो कि क्या हुआ था कल, पहले क्या हो चुका है, प्रेजेंट में रहो। नेक्स्ट, टॉक टू फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर कंफर्ट। लोगों से बात करो, देन और उन लोगों से बात करो जो आपको समझ पाएँ। फ्रेंड्स भी आजकल कैटेगरी हो चुकी है फ्रेंड्स की, फेक फ्रेंड्स, ट्रू फ्रेंड्स। ट्रू फ्रेंड्स से बात करो विच आर नॉट फेक बिहाइंड योर बैक। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड योगा। योगा प्रैक्टिस करो, वही फिजिकल एक्सरसाइज करो, ओके।
Whenever you feel negative thoughts are taking over, take a look at your accomplishment sheet. जब भी आपको लगता है कि यार नहीं हो रही है चीज़ें, देखो अपनी accomplishment sheet पे क्या क्या चीज़ें आपने कर रखी हैं, यानी कि आप उन चीज़ों को करने में केपेबल हो. अगर आप उन चीज़ों में करने में केपेबल हो, दैट मीन्स यू कैन अचीव थिंग्स, अचीव योर गोल्स. By managing stress effectively and maintaining a positive attitude, one can overcome any challenge and achieve heights in career. Managing stress effectively helps one maintain a healthy work-life balance. मतलब कि अगर आप अपने स्ट्रेस को आसानी से मैनेज कर सकते हो और अपने माइंड में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलते हो, तो आप कोई भी चैलेंज को अचीव कर कोई भी चैलेंज को ओवरकम कर सकते हो और कोई भी गोल को अचीव कर सकते हो. ठीक है, तो स्ट्रेस को मैनेज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस. अब एक कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे हमें यहाँ. ओके, चेक योर प्रोग्रेस में कुछ क्वेश्चन है. शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वे यू कैन मेक पॉजिटिव थिंकिंग अ हैबिट इन लाइफ. अभी हमने देखा कि क्या क्या था, सुबह उठो, पॉजिटिव अफर्मेशंस करो, वो कुछ चीज़ों की लिस्ट थी ना, दैट वाज फॉर पॉजिटिव थिंकिंग अ हैबिट इन लाइफ. फिर वो भी आप ऐड कर सकते हो कि फिजिकल एक्सरसाइज करो, एकेडमिक लाइफ को ऑर्गेनाइज करो, वो सब चीज़ें भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि वो एक लॉन्ग रन में थी और लॉन्ग रन में चीज़ें लाने के लिए हैबिट बनानी पड़ती है. ठीक है, लिस्ट द इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, डिस्क्राइब हाउ इट कैन हेल्प समवन अचीव वंस गोल. अभी बताओ पॉजिटिव थिंकिंग की क्या ज़रूरत है हमारी ज़िंदगी में, अभी बताया था मैंने, और कैसे कोई पॉजिटिव थिंकिंग ला सकता है. अभी हमने यहाँ पढ़ा था, लेट मी शो यू. या पॉजिटिव थिंकिंग कैसे आ सकती है. ये जो चीज़ें हैं, फिजिकल एक्सरसाइज, फ्रेश एयर, हेल्दी डाइट, ऑर्गेनाइज एकेडमिक लाइफ, ये सब चीज़ें हैं कि आप कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड ला सकते हो अपनी ज़िंदगी में. ओके, सो नेक्स्ट इज सेशन 2, रिजल्ट ओरिएंटेशन. रिजल्ट ओरिएंटेशन में बेसिकली रिजल्ट ओरिएंटेशन से ही आपको इस वर्ड से ही समझ आ रहा है कि अपने रिजल्ट से ओरिएंटेड होना. ठीक है, मतलब अपने गोल जो भी आपको चाहिए, जैसे अभी मैंने बताया था 100 on 100 चाहिए, तो 100 on 100 वाले काम करो, क्वेश्चंस करो मैथ्स में. ठीक है, मैथ्स में अगर 100 on 100 चाहिए तो मैथ्स के क्वेश्चंस करो. ओके, so result orientation is a term used to describe a person's ability to recognize what results are important and the steps needed to be taken to achieve them. It means to focus on the results of an assigned task. If you know the result you want to achieve, you can focus on the efforts required to achieve. अगर आपको पता है कि आपका रिजल्ट क्या चाहिए आपको, तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको उसमें क्या क्या एफर्ट्स लगाने हैं. Hence, result orientation describes an individual or organization that focuses on outcome rather than process that has been used to produce a product or deliver a service. Not even in student life, it is also applicable to जॉब लाइफ. यानी कि अगर आप जॉब ओरिएंटेड हो और आपको सेल्स देखनी, चलो फॉर एग्जांपल मार्केटिंग की बात करते हैं, अगर आपको सेल्स देखनी कि यार इतनी सेल्स अचीव करनी है, तो आपको उस सेल्स को अचीव करने के लिए उतना काम भी करना पड़ेगा, कस्टमर्स लाने पड़ेंगे. ठीक है, अपनी चीज़ों को बेटर करना होगा, ऑल दीज थिंग्स. देन एन आइडियल एम्प्लॉय नीड्स टू बी प्रोएक्टिव होना पड़ेगा एक अच्छे एम्प्लॉय को. एंड रिजल्ट ड्रिवन, कि आपने जो रिजल्ट को चूज़ करा है कि यार वो चाहिए, that means you have to work for that. The person must always take necessary step to achieve the set goals or targets. तो आपको हमेशा वो काम करते रहना चाहिए जिससे कि आप अपने गोल्स, टारगेट्स को जल्दी अचीव कर सको. हाउ टू बिकम रिजल्ट ओरिएंटेड. अब आपको अगर रिजल्ट ओरिएंटेड होना है तो क्या क्या चीज़ें करनी होगी. सबसे पहली चीज़, सेट क्लियर गोल्स. क्लियर एक्यूरेट गोल्स सेट करोगे, देन आपका माइंड भी क्लियर रहेगा कि यार वो चीज़ अचीव करनी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 100 on 100 मार्क्स चाहिए मैथ्स में, दैट इज़ योर क्लियर गोल. क्या है आपका क्लियर गोल कि आई वॉन्ट 100 on 100 इन मैथ्स और 100 on 100 इन फिजिक्स और 100 on 100 इन इंग्लिश, वट एवर. ठीक है, देन प्रिपेयर एन एक्शन प्लान. ये सोचो कि आप उस चीज़ को कैसे कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको लगेंगी. अच्छा, इस चैप्टर के इतने क्वेश्चन करने हैं, अच्छा ये चीज़ के इतने क्वेश्चन करने हैं, अच्छा ये इतनी बार ड्रॉ करना है, इसको ऐसे लिखना है, इस तरीके से आंसर को रिप्रेजेंट करना है, इस तरीके से कॉपी में लिखना है, तब जाके आपको 100 मिलेंगे, 100 on 100 मिलेंगे. दैट इज़ योर एक्शन प्लान, कि आपको अब क्या करना है इस रिजल्ट को अचीव करने के लिए. सो एन एक्शन प्लान डिस्क्राइब्स द वे अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन विल मीट द सेट ऑब्जेक्टिव्स.
It gives a detail of the steps to be taken to achieve the target. Therefore, it consists of several actions or steps that need to be taken and changes that need to be made. Each action, step or change should include the following information. हर एक स्टेप में क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी अभी हम देखते हैं. What changes will occur after the action. जैसे अगर आपको ये वाले चैप्टर के 10 क्वेश्चन करने हैं, जिससे कि आपका एक नंबर का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, तो आपको 10-20 क्वेश्चन करने हैं. तो इस काम को 10-20 क्वेश्चन करने के बाद क्या चेंज आएगा, आपका वो एक नंबर सिक्योर हो जाएगा. Who will carry out the changes? We will carry out the changes. When will the changes take place? कब चेंजेस होंगे? जब आप 10-20 क्वेश्चन कर लोगे. ठीक है. How long will the changes stay? जब तक आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तब तक वो चेंजेस रहेंगी. सो आई एम आंसरिंग अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल आई टुक. ठीक है. वॉट रिसोर्सेज आर नीडेड टू कैरी आउट द चेंजेस. बुक चाहिए, पेन चाहिए, नोटबुक चाहिए सॉल्व करने. ओके. हु शुड नो एंड वॉट शुड बी कम्युनिकेटेड. किसे जानने की ज़रूरत है. आपको सबसे पहले तो आपको ही जानने की ज़रूरत है कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या काम करना है. और आप किससे बात कर सकते हो, अपने टीचर से बात कर सकते हो, अपने मेंटर से बात कर सकते हो, इवन अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो. नेक्स्ट इज यूज द राइट रिसोर्सेज एंड टूल्स. वन मस्ट इवेल्युएट द रिसोर्सेज एंड टूल्स नीडेड टू अचीव दोज रिजल्ट्स whether they are available. For example, you may want to clear the college entrance exam with 70% marks. Do you have the books to study for the exam? If not, from where and how can you get them? तो राइट रिसोर्सेज, सही रिसोर्सेज और राइट टूल्स का यूज़ करो. ठीक है. मैं कई बार बुक की लैंग्वेज को फ्रेम ही करती हूँ. जैसे राइट रिसोर्सेज बोला मैंने इसलिए बोला, अगर आपने पहले की वीडियोस देख रखी हैं तो आपको समझ भी आ रहा होगा कि मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये कीवर्ड्स होते हैं. आपको अपने आंसर की में ये कीवर्ड्स लिखने होते हैं, दैट्स वाई. पर ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में मोस्टली क्वेश्चन MCQ के आते हैं. तो इवन इफ़ यू सी द ऑप्शन एज राइट रिसोर्स एंड टूल्स, आपको स्ट्राइक करेगा कि हाँ मैंने बोला था राइट रिसोर्सेज. वरना मैं ये भी कह सकती हूँ सही रिसोर्स का और इक्विपमेंट्स का यूज़ करना. दैट इक्विपमेंट ऑल्सो मीन्स टूल्स. बट इन वर्ड्स को मैं जो की पॉइंट होते हैं उनको मैं ऐसे ही बोलती हूँ, सो दैट यू स्कोर नाइस मार्क्स. तो ऑफकोर्स यूज़ द राइट रिसोर्सेज एंड टूल्स. राइट रिसोर्सेज और टूल्स का यूज़ करना क्यों, जिससे कि वो अपने रिजल्ट्स को अचीव कर सकें. ठीक है. जैसे कि अगर आपको कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में बैठना है और आपको 70% मार्क्स चाहिए. ठीक है. तो अगर आपको 70% मार्क्स चाहिए तो कौन सी बुक्स लगेंगी आपको उसे क्लियर करने में. अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप कहाँ से ले सकते हो और कैसे ले सकते हो. नेक्स्ट इज कम्युनिकेट विद मेंटर्स एंड पीयर्स. वही अभी मैंने बोला था कि आप अपने मेंटर्स, टीचर्स, इन सब से बात कर सकते हो, सीनियर से बात कर सकते हो, पेरेंट्स से बात कर सकते हो. और नेक्स्ट इज मेक अ कैलेंडर बनाओ कि आज मैंने क्या क्या करा, कल क्या करना है, इस टाइम पे क्या करना है, इस दिन में इस टाइम पे क्या करा हुआ होना चाहिए, ये सब चीज़ें. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑफकोर्स नॉट द लीस्ट, वर्क हार्ड. ठीक है. अपनी पूरी कोशिश कर दो, अपनी पूरी जी जान लगा दो और अपने आप में भरोसा रखो. इवन ये जो गोल्स आप सेट करते हो वो रियलिस्टिक होने चाहिए. ये नहीं कि आपने बोल दिया कि 1 घंटे में 1000 क्वेश्चन करने हैं, 1000 क्वेश्चन न्यूमेरिकल करने हैं. इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? मे बी फॉर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बट आई डोंट थिंक कि कोई इंसान 1 घंटे में 1000 न्यूमेरिकल कर सकता है. लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू मी. कि आप अपने हिसाब से देख लो हाउ केपेबल यू आर. गोल सेटिंग मतलब कि आप क्या गोल सेट कर रहे हो, क्या वो एक्चुअली प्रैक्टिकल है, क्या वो गोल सही है आपके लिए. सो लेट अस अंडरस्टैंड गोल सेटिंग हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट एंड हाउ टू अचीव इट एंड हाउ डू वी मेजर आवर सक्सेस. Writing a goal requires that we should understand its purpose and objective. Let us try to understand how to define a goal. अब ये बोल रहा है कि गोल सेटिंग बेसिकली हमें ये रियलाइज़ कराती है कि हमें क्या चाहिए, व्हाट वी वांट एंड हाउ टू अचीव इट, कैसे उसे अचीव करें.
और हाउ डू वी मेजर आवर सक्सेस, हम अपनी सक्सेस को कैसे मेजर करें, ठीक है। सो लेट्स सी कि कैसे डिफाइन करते हैं गोल को। आइडेंटिफाई व्हाट द गोल इज़ अबाउट, फॉर एग्जांपल कस्टमर सेटिस्फिकेशन, स्पीडिंग अप डिलीवरी प्रोसेस। तो अब यहाँ पे जो एग्जांपल्स दे रहे हैं वो एक कंपनी का दे रहे हैं, दैट बेसिकली इज़ अ कंपनी यूज फॉर शॉपिंग। सो आइडेंटिफाई द गोल, व्हाट द गोल इज़ अबाउट, जैसे कि अगर आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन चाहिए, डिलीवरी की प्रोसेस स्पीड करनी है, या वट एवर द थिंग्स, तो ये सोचो कि गोल क्या है तुम्हारा। नेक्स्ट इज हाउ द गोल वुड मेक अ डिफरेंस, अपने गोल को सेट करने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी में क्या बदल जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, विल इट इन्हांस कस्टमर सेटिस्फिकेशन, क्या उससे कस्टमर सेटिस्फिकेशन बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी। विल इट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, क्या उसमें प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा। स्पीड अप द डिलीवरी प्रोसेस, क्या डिलीवरी टाइम पे और जल्दी हो सकती है। एंड रिजल्ट इन बेटर लॉयलिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कि क्या वो बेटर लॉयलिटी और क्वालिटी में रिजल्ट करेगा, हेल्प करेगा। तो इसको ही अभी हम समझेंगे स्मार्ट एक्रोनिम से, निमोनिक से। सो लेट अस सी। स्मार्ट में हर एक लेटर कुछ रोल प्ले करता है, जैसे कि एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से एक्शन ओरिएंटेड, आर से रियलिस्टिक एंड टी से टाइमली, ठीक है। सो एस से स्टार्ट करते हैं, स्पेसिफिक। गोल शुड बी स्टेटेड इन स्पेसिफिक टर्म्स, वेग गोल्स आर डिफिकल्ट टू अटेन, स्पेसिफिक गोल्स गिव अस अ कंक्रीट टारगेट, हेंस अ गोल शुड हैव अ स्पेसिफिक पर्पस। मतलब गोल्स बेसिकली स्पेसिफिक होना चाहिए, जो भी अगर आप एरे गहरे गोल्स ले लोगे तो आपका डेफिनेट टारगेट शायद ना अचीव हो। तो स्पेसिफिक गोल से हमें हमारा जो डेफिनेट टारगेट है वो अचीव हो सकता है। मेजरेबल, मेजरेबल में क्या होता है, गोल शुड ऑलवेज बी मेजरेबल, गोल्स हमेशा मेजरेबल होने चाहिए। अगर हम अपने गोल्स को मेजरेबल टर्म्स में नहीं सेट करते हैं तो हमें ये पता लगाने में दिक्कत होगी कि हमने कितना कर लिया, कितना बचा है और कितना करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्शन ओरिएंटेड, कि आप कितना काम कर रहे हो। गोल्स डू नॉट जस्ट कम ट्रू ऑन देयर ओन, इफेक्टिव गोल सेटिंग शुड इंक्लूड एक्शन बेस्ड स्टेप्स एंड वन विल follow to achieve the goal. Actions that I'm already taking towards the achieving the goal, सबसे पहले ये सोचो कि आप क्या क्या कर रहे हो कि आपका गोल आपको जल्दी मिले। The next, actions that I'm not currently taking but will take towards achieving the goal, क्या क्या एक्शंस हैं जो मैं अभी नहीं ले रहा हूँ लेकिन कुछ टाइम में लूँगा जिससे कि मेरे गोल अचीव हो सकें। Actions that I'm not currently taking and I need help to achieve the goal, मतलब कि एक्शन जो मैं अभी नहीं ले रहा हूँ लेकिन वो हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। पीपल एंड प्लेसेस फ्रॉम whom आई कैन गेट हेल्प टू अचीव द गोल, कौन से लोग हैं, कहाँ से, कौन सी जगहों से मैं हेल्प ले सकता हूँ जिससे कि मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकूँ। नेक्स्ट इज रियलिस्टिक एंड टाइमली। रियलिस्टिक में क्या है कि हमें अपने गोल्स को रियलिस्टिक रखना चाहिए, कि ऐसे गोल्स जो हम अचीव कर सकें, दैट आर प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है। हम अगर रियलिस्टिक गोल्स सेट नहीं करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपनी नज़रों में गिर जाते हैं कि यार तुझसे ये काम भी नहीं हुआ। देयर आर फ्यू थिंग्स मोर डैमेजिंग टू आवर सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी दैन सेटिंग आवर सेल्स अप फॉर फेलियर। गोल्स मस्ट ऑलवेज बी रियलिस्टिकली अटेनेबल। नेक्स्ट इज टी टाइमली। गोल्स मस्ट हैव डेडलाइंस, हर गोल की डेडलाइन होनी चाहिए, इस टाइम तक वो काम हो जाना चाहिए। हाउएवर डेडलाइंस में चेंज, डेडलाइन आप ऑल्टर कर सकते हो पर नॉट ऑलवेज, बट वन मस्ट ऑलवेज सेट अ डेडलाइन टू गेट द जॉब डन विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। तो कोई भी अगर आपको काम टाइम लिमिट में करना है, ऑलवेज सेट डेडलाइन। एग्जाम्पल ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स, स्टूडेंट मे सेट अ गोल ऑफ स्कोरिंग हाई मार्क्स इन एन एग्जाम, जैसे कि मैंने 100 on 100 का बताया था। एथलीट में रन 5 miles इन अ डे, अगर एक किसी को एथलीट बनने की चाह है, टू बी अ बेटर एथलीट, सो वो हर रोज़ 5 miles चलता है। अ ट्रैवलर ट्राई टू रीच अ डेस्टिनेशन सिटी विद इन 3 hours, 3 घंटे में ट्रैवलर अपनी डेस्टिनेशन जगह पे जाना चाह रहा है। तो यू आर एबल टू सी कि इन सब की गोल्स ऑफ कोर्स स्मार्ट को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। स्मार्ट एक्रोनिम यानी कि गोल्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि हाई
हाई मार्क्स क्या था, एक तो स्पेसिफिक था कि उसको ज़्यादा नंबर चाहिए, पर इस हाई मार्क्स की जगह अगर वो कहता 100 और 100, दैट इज़ मोर स्पेसिफिक। जैसे कि यहाँ 5 माइल्स है, दैट इज़ स्पेसिफिक, ठीक है। देन 3 आवर्स टाइमली है, ठीक है। देन सॉरी, इन सब की गोल्स रियलिस्टिक हैं। क्या तुम हाई मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हो एग्ज़ाम में? क्या तुम एक दिन में 5 माइल रन नहीं कर सकते हो? क्या तुम एक डेस्टिनेशन सिटी, ऑफ कोर्स रियलिस्टिक गोल्स हैं कि पास में, पास में तो हो, इतनी दूर तो होगी नहीं कि 3 घंटे में पहुंच जाओगे, तो रियलिस्टिक होगा कि अगर वो सिटी 3 घंटा 20 मिनट ले रही है पहुंचने के लिए, तो ये 3 घंटे पे वहाँ पहुंच रहे हैं उससे कम टाइम पे। सो दीज आर सर्टन गोल्स, रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स। सो लेट्स सी द प्रोग्रेस टेबल। या बस ये है, fill in the table given below which can help you to prepare an action plan to achieve the set results. तो अगर ये बोले result I want to achieve, I want to score 80% in quarterly exam. What am I doing for achieving the results? I study for 2 hours daily. ठीक है. What should I do to achieve the results? I should study for 3 hours and practice sample test papers. तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो इसमें जैसे कि मैं एक एग्जांपल भर देती हूँ यहीं पे कि आई वॉन्ट टू अचीव 500 million subscribers. Okay, let's take this result which I want to achieve, and please help me achieve that, because if you are seeing this, that means I am helping you somewhere. मैं आपकी कहीं ना कहीं mentor बन रही हूँ, right? Then what am I doing for achieving the results? Posting content daily. What should I do to achieve the results? अब मेरे को क्या करना चाहिए? Target more audience. मुझे ज़्यादा audience चाहिए, right? So this is an example, and please help me achieve this result. So let's move. Session 3, self-awareness. Self-awareness is about understanding one's own needs, desires, habits, traits, behaviors and feelings. यानी कि self awareness. Now we are finally into very important topic which is self awareness. ये हमारी डे टू डे लाइफ में भी हमें बहुत हेल्प करता है. So self awareness is about understanding one's own needs, desires, habits, traits, behaviors and feelings. यानी कि हम अपने ही नीड, डिज़ायर, हैबिट, ट्रेट, बिहेवियर, फीलिंग से वाकिफ़ हो रहे हैं. समझ आ रहा है कि यार मेरे को अपनी ज़िंदगी में मैं यहाँ पे स्टैंड करती हूँ, मुझे ये चीज़ें नहीं आती हैं, ये चीज़ें आती हैं, मेरी हैबिट्स ये हैं, मेरी गुड हैबिट्स ये हैं, मेरी बैड हैबिट्स ये हैं, मुझे अपनी बैड हैबिट्स को रिमूव करना है और अच्छी हैबिट्स को बढ़ाना है. ओके, सो वॉट एवर द थिंग्स आर विच हेल्प इन सेल्फ अवेयरिंग आवरसेल्फ is basically helping us grow. Okay, so एक short story है, आप कहानी सुनना चाहेंगे? A monk slowly walks along a road when he hears a galloping horse. He turns around to see a man riding the horse moving in his direction. When the man comes closer, the monk asks, "Where are you going?" To which the man replies, "I don't know. I asked the horse," and rides away. तो ये बोलता है एक बार एक मॉन्क जो था वो एक रोड पर जा रहा था और वो उसने सुना कि एक हॉर्स जो है वो आ रहा है. ठीक है, टुकड़ुक टुकड़ुक आवाज़ आती है ना हॉर्स की. दैट मैन ही टर्न्स अराउंड, वो मुड़ के देखता है कि कौन है पीछे, कौन हॉर्स चला रहा है, किस डायरेक्शन में चला रहा है. तो जब वो उस जो मॉन्क है वो उस मैन के पास गया जो हॉर्स को चला रहा था, तो पूछा था तुम कहाँ जा रहे हो. तो मैन जो उस पर हॉर्स पे बैठा था वो बोलता है आई डोंट नो, आस्क द हॉर्स, और फिर वो चला जाता है. अगर वो ऐसा कह रहा है तो आपको क्या समझ आया? क्या वो गोल ओरिएंटेड था, रिजल्ट ओरिएंटेड था? नहीं. उसको तो ये भी नहीं पता वो जा कहाँ रहा था, उसको तो ये सेल्फ अवेयर ही नहीं था वो कि वो कहाँ जा रहा है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है. सो व्हेन वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर सेल्व्स,
then we tread in a direction about which we are not clear. अगर हमें पता ही नहीं है हमें क्या करना है तो हम कर क्या लेंगे? जैसे 10th के बाद आपको बोला जाता है कि चूज़ अ स्ट्रीम, आपको यही नहीं पता कि आपको बड़े होके क्या बनना है, तो फिर आप स्ट्रीम कैसे चूज़ करोगे? राइट, वेरी रिलेटेबल. देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी मस्ट बी अवेयर ऑफ आवरसेल्व्स. इसलिए हमें अवेयर होना, सेल्फ अवेयर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. When one becomes self-aware, the person starts to become aware of everything and looks at things or situations objectively. मतलब अगर एक इंसान सेल्फ अवेयर हो जाता है तो उसे समझ आता है कि उसके आसपास चीज़ें हो क्या रही हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने काम करता है. ओके, सो वी वर एक सेकेंड. या it plays a critical role in how we understand ourselves and relate to others and the world around us. Or yeah, of course in our day-to-day life is very important. Steps towards self-awareness. The first step for practicing self-awareness is gaining a greater awareness of one's emotion. आपको अपने इमोशंस के बारे में समझना होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे बैठे हो भी, इसमें ढंग से क्लियर क्वालिटी नहीं है लेकिन आई कैन ड्रॉ. थोड़ा सा बड़ा, एक सेकेंड, थोड़ी क्लास इंटरैक्टिव भी होनी चाहिए ना. बताओ भाई मेरी ड्राइंग कैसी है? So this person is smiling, that means he's feeling good. Then this is happy, only a short smile, right, with open mouth. So this is happy. Then scared, O-shaped mouth, scared, oh my god. Then one eyebrow up, one brow down, so that means overwhelmed. Feeling nervous, feeling mad. ठीक है, ये सारी एक्चुअली इसमें विजिबल नहीं है अच्छे से, लेकिन ऑफ कोर्स यू आर वेल ग्रोन अप, सो यू नो हाउ योर फीलिंग्स आर. फ्रस्ट्रेटेड, सैड, सिक, ऑल you can see. The second step to practicing self-awareness is making a habit of tracking one feeling. क्या आपको कैसी फीलिंग आती रहती है? आपके मूड स्विच तो नहीं होते रहते, मूड स्विंग्स तो नहीं होते रहते आपके, ठीक है? तो वो सब चीज़ों को जानना, उसका रिकॉर्ड रखना भी हेल्प्स अस टू बी सेल्फ अवेयर. ठीक है. थर्ड स्टेप क्या है? फॉर प्रैक्टिसिंग सेल्फ अवेयरनेस इज एक्सपैंडिंग वंस प्रैक्टिस टू एरियाज ऑफ लाइफ बियॉन्ड द पर्सनस फीलिंग. मतलब अगर हमें सेल्फ अवेयर होना है तो जो तीसरा स्टेप क्या है कि ये देखो कि आपको किन चीज़ों में खुशी मिल रही है, ठीक है, किस चीज़ से आप अफेक्ट होते हो, ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखो. ओके. और आपके आसपास क्या हो रहा है उस चीज़ के बारे में भी एक तरीके से दिमाग में नोट रखो कि यार ये चीज़ यहाँ हो रही है, ये इंसान ऐसा कह रहा है, ये चीज़ें आसपास हो रही हैं. पर्सनैलिटी एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स. पर्सनैलिटी इज़ अ क्लस्टर ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स दैट मेक अ पर्सन यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. तो पर्सनैलिटी क्या होती है? हमारे अंदर जितने भी थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर्स, हमारे अंदर जैसे फीलिंग्स, बिहेवियर्स ये वगैरह आते रहते हैं, दैट इज़ अ क्लस्टर. इन सब का अगर हम एक क्लस्टर बना दें, थॉट्स का, फीलिंग्स का, जो जो हमारे दिमाग में थॉट, फीलिंग, बिहेवियर चल रहे हैं, उन सबको एक साथ ले आओ, दैट इज़ हम, दैट इज़ आवर पर्सनैलिटी. ठीक है. हर एक पर्सन यूनिक होता है और डिफरेंट होता है, एंड यही थॉट, फीलिंग, बिहेवियर, ये सब चीज़ें हमें डिफरेंट बनाती हैं. पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर डिफाइंड एज रिलेटिवली लास्टिंग पैटर्न्स ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स दैट डिस्टिंग्विश इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन अनदर. मतलब क्या क्या चीज़ें, जैसे अगर मैं एग्जांपल देती हूँ इसका, अगर एक इंसान है उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है और दूसरा इंसान है वो बहुत जल्दी रो देता है, तो ये दोनों इंसान ऑफ कोर्स डिफरेंट है, क्योंकि एक का टेम्पर, एक का पारा बहुत हाई रहता है और एक बिल्कुल सेंसिटिव इंसान जो 2 सेकंड में रो देगा. ठीक है. तो इन दोनों की पर्सनैलिटी डिफरेंट है. पहले पर्सनैलिटी का भी हमने देख लिया, पर्सनैलिटी ट्रेट के बारे में बात करते हैं. ट्रेट मतलब कैरेक्टरिस्टिक, कि कितनी देर तक तुम उस फीलिंग में रह सकते हो, कैसा तुम्हारा बिहेवियर है, कैसे तुम्हारे थॉट्स हैं, वो तुम्हें डिफ्रेंशिएट करता है और लोगों से.
इसलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसको हमें ऑर्गेनाइज पैटर्न में करना है. किस चीज़ के पैटर्न? बिहेवियरल पैटर्न इन आवर एटीट्यूड्स, एंड इन सब चीज़ों से ही हम डिस्टिंक्टिव बनते हैं. दिस इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी डिफाइंस अस, राइट? सो वी आर नॉट एक्चुअली एबल टू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी. आर वी? यस, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड. एक बार मैं फिर से बता देती हूँ पर्सनैलिटी के बारे में और पर्सनैलिटी ट्रेट के बारे में. पर्सनैलिटी हमारे विचार, सोच और कार्य, जो भी बिहेवियर हमारा होता है, आई थिंक कार्य इज़ वर्क, बट स्टिल जो भी हम कार्य करते हैं वो दैट्स अबाउट बिहेवियर ओनली. तो इसलिए इन सब चीज़ों में हम और लोगों से डिफरेंट हो जाते हैं. तो ये जो चीज़ हमें डिफरेंट बनाती है, इन सबको अगर हम एक साथ ले आए, सोच, विचार और हमारा कार्य, बिहेवियर, इन सब का एक साथ लिया, दैट इज़ पर्सनैलिटी. बट पर्सनैलिटी ट्रेट क्या है? कितना कैसे हमारे थॉट्स हैं, ठीक है, हमारे थॉट्स कैसे हैं, हमारी फीलिंग्स कैसी हैं, हमारी बिहेवियर कैसे हैं, दैट इज़ पर्सनैलिटी ट्रेट. ट्रेट मतलब एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है. ओके, सो हेंस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड एटीट्यूड. तो अगर आप पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हो तो यानी कि अपने बिहेवियर और एटीट्यूड को भी डेवलप कर रहे हो एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में, ठीक है. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अकर्स बाय ऑनगोइंग इंटरेक्शन ऑफ टेम्परामेंट, कैरेक्टर एंड एनवायरनमेंट. टेम्परामेंट मतलब वही गुस्से से रिलेटेड. सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे होती है? जब आप अपने कैरेक्टर, अपने एनवायरनमेंट से रिलेट करते हो, आप अपने आसपास की चीज़ों को कंट्रोल करने की जब आप कोशिश करते हो कि मैं इस एनवायरनमेंट में कैसा रह रहा हूँ, मेरा बिहेवियर कैसा है, यहाँ फीलिंग कैसी है और थॉट्स कैसे आए हैं, ये सब चीज़ें. कल्चर ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग पर्सनैलिटीज़, ठीक है. कल्चर भी आपकी पर्सनैलिटी को शेप करने में इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. वंस पर्सनैलिटी ऑल्सो अफेक्ट्स द पर्सनस रिलेशनशिप विद अदर्स. किसी की पर्सनैलिटी जो है वो दूसरों के साथ रिलेशन कैसे हैं आपके, उसमें भी अफेक्ट कर सकता है. जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो तो आपके शायद कम दोस्त होंगे, लेकिन अगर आप बहुत प्यार से सबसे बात करते हो, इवन दो अगर आपको वो पसंद नहीं है, तो आपके दोस्त बहुत सारे होंगे, बट एक्चुअली में असली दोस्त आपका कोई नहीं होगा, ठीक है. आप रिलेट कर पा रहे होंगे इस बात से. अ पॉजिटिव पर्सनैलिटी कैन लीड टू बेटर परफॉर्मेंस. अगर एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी है तो लोग ज़्यादा उससे बात करेंगे, ठीक है. देयर आर 5 पैरामीटर्स, where is it? There are 5 parameters that describe an individual's personality. These 5 dimensions are also called as the Big 5 factor or 5 factor model, FFM, ठीक है. तो कुछ 5 पैरामीटर्स हैं जो पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं. लेट्स रीड देम. ओपननेस, कितना आप ओपन हो लोगों के साथ, कितने क्रिएटिव, क्यूरियस, एक्टिव, फ्लेक्सिबल हो और एडवेंचरस हो आप लोगों के साथ. अगर आप को नए लोग मिल रहे हैं तो आप नए लोगों से कैसे बात करते हो, उनके साथ दोस्त बनाते हो और नई नई जगह घूमना पसंद करते हो, दैट इज़ ओपन माइंडेड एंड ओपननेस, ठीक है. कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस होना, यानी कि अपने कॉन्साइंस की सुनना, अपने अंदर की आवाज़ को सुनना. जो लोग सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं वो अपने कॉन्साइंस की बात सुनते हैं, वो अपना काम टाइम पे करते हैं, वो दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल रखते हैं. दैट इज़ कॉन्शियसनेस, कि आपको ध्यान रखना है चीज़ों का. एक्सट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन में क्या होता है? इट इज़ बेसिकली अबाउट एक्सट्रोवर्ट्स. एक्सट्रोवर्ट्स क्या होते हैं? वो लोग होते हैं जो दूसरे लोगों से बात करने में उन्हें बड़ी खुशी मिलती है और वो टॉकेटिव पर्सनैलिटी होते हैं, ठीक है, जो आसानी से दोस्त बना सकते हैं और कहीं भी घुल मिल सकते हैं. दैट इज़ कॉन्फिडेंट एंड एक्सट्रोवर्ट, ठीक है. नेक्स्ट इज़ अग्रीएबलनेस, कितना आप लोगों की थिंकिंग से मैच कर पाते हो, ठीक है. ऐसे एग्रीएबलनेस के नेचर के जो लोग होते हैं वो बेसिकली काइंड होते हैं, सिंपैथेटिक होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, ओके, कंसिडरेट होते हैं, ओके. तो ये अग्रीएबलनेस क्यों शो करती है? क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई बात नहीं, उस इंसान का ये सोच है तो हाँ हमें हाँ मिला है, चलो, ठीक है. जैसे कि पीपल हु हेल्प एंड टेक केयर ऑफ अदर्स आर जनरली एग्रीएबल. जो लोग और मतलब आसानी से बात मानने वाले, ओके. न्यूरोटिसिज्म, न्यूरोटिसिज्म में क्या है?
ये एक ट्रेट है जिसमें इंडिविजुअल जो इंसान होता है वो अपनी टेंडेंसी दिखाता है सेल्फ डाउट की, एंजाइटी की, डिप्रेशन की, शाइनेस की, ठीक है, और अलग अलग तरीके की नेगेटिव फीलिंग्स की। यानी कि आप कितने एंजाइटी ले सकते हो, ठीक है, कितना सेल्फ डाउट है आप में, डिप्रेस कितने रह सकते हो आप, ठीक है। तो ये भी एक ट्रेट है। तो जो लोगों को दूसरों से मिलने में प्रॉब्लम होती है और चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दैट इज़ द साइन ऑफ न्यूरोटिसिज्म। ओके, नाउ इज़ कॉमन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। अब कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। Personality disorders involve long-term patterns of thoughts and behaviors that are unhealthy and rigid. A personality disorder is a way of thinking, feeling, and behaving that deviates from worldly expectation and causes distress, which lasts over time. ये कुछ disorders होते हैं, common personality disorders. ये कुछ disorders होते हैं जो long-term pattern of thought, behavior या unhealthy और rigid थॉट्स की वजह से या बिहेवियर की वजह से जो आते हैं, ठीक है। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर बेसिकली सोचने का एक तरीका है जिसमें आप जो दुनिया आपसे एक्सपेक्ट करती है वो नहीं करते हो, लेकिन आप थोड़े वियर्ड वे में बिहेव करते हो, जैसे कि सस्पिशियस। क्लस्टर ए मतलब पर्सनालिटी डिसऑर्डर ए, सस्पिशियस। सस्पिशियस को मैं हिंदी में कहूँगी जासूसी करना या फिर शक करना, या नॉट जासूसी करना, इट इज़ शक करना। पीपल फॉलिंग अंडर दिस क्लस्टर ऑलवेज मिसट्रस्ट अदर। ये किसी पे विश्वास नहीं रखते हैं, दे ऑलवेज मिसट्रस्ट अदर, ठीक है। ये सस्पिशियस होते हैं और इनको जैसे ये एक एग्जांपल देती हूँ मैं। वर्षा है, यहाँ पे इसमें लिखा ही हुआ है, वर्षा इज़ अ होम मेकर, मतलब वर्षा एक होम मेकर है। अ मेड हैज़ बीन वर्किंग एट हर हाउस फॉर 2 years। एक मेड है जो उसके घर पे 2 साल से काम कर रही है, उसके घर में CCTV कैमरा है, स्टिल वो अपनी मेड पे शक करती रहती है और वो जिस भी कमरे में जो भी काम कर रही होती है वो उसके पीछे पीछे जाती रहती है। तो ये वर्षा और उसकी मेड के बीच में एक स्ट्रेस भी क्रिएट करता है और ये शो करता है कि वर्षा इज़ सस्पिशियस। नेक्स्ट इज़ इसी के अंदर जो सस्पिशियस के अंदर कुछ डिसऑर्डर्स हैं, दैट इज़ पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, शिज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, शिज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है। ओके, नाउ पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि हम लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, पार्टनर्स, इन सब पे हम ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग जो इस डिसऑर्डर को फेस करते हैं वो थोड़ा दुनिया से कटने लगते हैं मतलब दूर होते जाते हैं लोगों से। शिज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, शिज़ोइड मतलब natural tendency to direct attention towards one's inner life, away from the external world. A person with schizoid personality disorder is detached and aloof and prone to introspection and fantasy. The person shows little interest in forming personal relationships and seems to be emotionally cold. So schizoid personality disorder वाले लोग क्या होते हैं, वो अपनी ही लाइफ में बिजी रहते हैं, दे डू नॉट वांट टू अटैच विद अदर पीपल, ये अपने में ही खुश रहते हैं, अकेले ये खुश हैं, दूसरों से रिलेशनशिप बनाने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। सो दे हैव इंटरेस्ट टुवर्ड्स देयर लाइफ ओनली, वंस इनर लाइफ ओनली। नेक्स्ट इज शिज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इस तरीके का डिसऑर्डर जिन्हें होता है वो ये सोचते हैं कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपनी बातों से, लेकिन ऐसे करते करते वो बेसिकली अपना गलत बिहेवियर शो करते हैं और मतलब उनके रिलेशनशिप मतलब वो दूसरों के साथ बात करने में ज़्यादा अवॉइड करते हैं, ठीक है, कि उन्हें लगता है कि वो अपने थॉट्स दूसरों पे थोप सकते हैं। Next is cluster B, emotional and impulsive. This personality disorder is characterized by unstable moods and behavior, which lead to unhealthy and unstable relationship, emotional instability, and feeling of worthlessness. For example, Sunny is a student in a high school
Whenever he gets low marks, he is depressed and fights with his friends. He also does not try to learn from mistakes. His parents and teachers have tried talking with him, but he feels angry, worthless, and shouts at them. तो इमोशनल एंड इम्पल्सिव ये क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है. इसमें क्या होता है कि ये लोगों के जो मूड्स होते हैं वो कांस्टेंट नहीं रहते, अनस्टेबल होते हैं, यानी कि एक तरीके से मूड स्विंग्स होते रहते हैं उन्हें, जिससे कि उनकी लोगों के साथ बातचीत इतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाती है. दैट इज़ अनहेल्दी एंड अनस्टेबल रिलेशनशिप, इमोशनल इंस्टेबिलिटी एंड फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस. उन्हें लगता है कि यार मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है. ओके, तो एक ऐसे ही बच्चा है सनी. दिस इज़ ऑल्सो अ हाइपोथेटिकल केस. सो सनी एक ऐसा बच्चा है हाई स्कूल में, जब भी उसे लो मार्क्स मिलते हैं तो वो डिप्रेस्ड सा रहता है और अपने दोस्तों से लड़ता है, और वो अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश भी नहीं करता है. जब भी पेरेंट्स या टीचर्स उससे बात करते हैं तो वो उसे गुस्सा आ जाता है, उसको लगता है कि मेरे में कुछ नहीं है, और वो उन पर चिल्लाने लग जाता है. नेक्स्ट इज इसी के तीन है ना, इसमें चार पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है. एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या और बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, देन हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. सबसे पहला एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. इसमें क्या होता है, लोगों को सोशली नहीं पसंद, उनको सोशल होना बिल्कुल नहीं पसंद, और वो इरिटेट हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं जब भी ज़्यादा लोग उन्हें दिखता है कि लोग उससे बात कर रहे होते हैं. तो बेसिकली उनके अंदर कोई गिल्ट नहीं होता, अपने एक्सपीरियंस से लर्न करने का कोई मतलब नहीं रहता उन्हें, एंड वो चोरी कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, और अब्यूज़ भी कर सकते हैं. ओके, ये बेसिकली जो भी सोशल लाइफ में रूल्स होते हैं, सोशल लाइफ में ऑब्लिगेशंस होते हैं, उनको एंटी सोशल है, तो जो भी सोशल रूल्स, सोशल ऑब्लिगेशंस होते हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं. ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये हमारी सोसाइटी में झूठ बोलना, चोरी करना, अब्यूज़ करना, अल्कोहल और ड्रग्स जैसी चीज़ों से एडिक्ट होना आर कंसिडर्ड बैड. ठीक है, तो ये लोग ज़्यादातर इन चीज़ों में ही ट्रैप हो जाते हैं. नेक्स्ट इज़ बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. ऐसे लोग जिन्हें बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है वो अपने आप की वैल्यू नहीं करते हैं. ठीक है, तो वो अपने अंदर खालीपन, उन्हें लगता है कि अपने अंदर खालीपन महसूस करते हैं, और उन्हें लगता है कि उन्हें सब छोड़ के चले जाएंगे. ठीक है, तो एक इमोशनल इंस्टेबिलिटी उनके अंदर होती है, और वो कई बार वायलेंट भी हो जाते हैं लोगों के साथ, और इम्पल्सिव बिहेवियर शो करते हैं. वायलेंट मतलब गुस्सा हो जाते हैं एक तरीके से, या लड़ाई वगैरह करने लग जाते हैं, और इम्पल्सिव बिहेवियर मतलब बिना सोचे समझे कुछ करने लग जाते हैं. तो ये सुसाइडल थ्रेट देने लग जाते हैं अपने आप को. ठीक है, अपने आप से ही अपने आप को मारने की थ्रेट देने लग जाते हैं आप लोगों को, जो भी उनके आसपास लोग होते हैं, और ये स्ट्रेसफुल इवेंट्स को झेल नहीं पाते हैं. उन्हें लगता है कि ये क्या हो गया, दैट इज़ समथिंग मेजर इन देयर लाइफ. नेक्स्ट इज हिस्ट्रायनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. हिस्ट्रायनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है, ऐसे में क्या होता है, जिन लोगों का डिसऑर्डर होता है वो ज़्यादा ड्रामेटिक होते हैं. उन्हें लगता है एक तरीके से वो कुछ लोग होते हैं ना कि जो सबका अटेंशन लेना चाहते हैं, एंड वी कॉमनली कॉल दोज पीपल एज अटेंशन सीकर. तो ये डिसऑर्डर की वजह से उन लोगों को लगता है कि मुझे अटेंशन मिले. ठीक है, तो वो ज़्यादा ड्रामेटिक होते हैं, और वो किसी से भी क्रिटिसिज्म या डिसअप्रूवल के लिए बिल्कुल सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अगर कोई उन्हें डिसअप्रूव करे या क्रिटिसाइज़ करे. ठीक है, और ये लोग बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं किसी और से. अगर कोई बोल देना अरे वो देख वो ऐसे कह रहा था तेरे बारे में, तो उन्हें लगेगा हाँ भाई यही कह रहा होगा, ये सच बोल रहा है. नेक्स्ट इज नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. ये एक तरीके का डिसऑर्डर है जिसमें ऐसा लगता है कि वो लोग दूसरे लोगों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो दूसरे लोगों के लिए एम्पैथी रखते ही नहीं हैं, और अपने ही अचीवमेंट्स को अपने ही बारे में बोलते रहते हैं. एंड मुझे लगता है कि ये जो बोल रहा है, तो जिससे अगर कोई दूसरा बोल रहा होगा
तो वो उसकी बात काट के खुद बोलने लग जाएगा कि अरे तू छोड़, मैं बताता हूँ। नेक्स्ट इज क्लस्टर सी, एंशियस। तो इसमें क्या होता है, ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है जिसमें वरी, एंजाइटी, फियर की जैसी फीलिंग्स आती रहती हैं और वो अपनी डेली रूटीन को भी अफेक्ट कर सकते हैं। सो दिस पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीलिंग्स ऑफ वरी, एंजाइटी और फियर विच हैव द पोटेंशियल टू अफेक्ट वंस डेली रूटीन। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रखा है शिखा। शिखा इज एन एल्डरली वुमन, शी स्टेज विद हर फैमिली, शी हैज़ द हैबिट ऑफ वॉशिंग हर हैंड्स एटलीस्ट 20 times a day. Even after washing her hands, she feels that they are not clean and continues rubbing or washing them. She neither talks to her grandchildren nor she does participate in any family activity. तो शिखा एक बूढ़ी औरत है और उसको एक आदत है दिन में 20 बार हाथ धोने की। हाथ धोने के बाद भी उसे ऐसा लगता है कि यार मेरे हाथ साफ नहीं है, तो वो पूरे दिन बस हाथ धोती रहती है और ना ही वो अपने पोते पोती से बात करती हैं और ना ही वो किसी भी फैमिली एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है। तो इसकी कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। इन टोटल 3 डिसऑर्डर हैं इसमें। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोग जो होते हैं उन्हें लगता है कि वो सोशली इनेप्ट हैं या अनअपीलिंग है, यानी कि वो सोशली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ओके, उनको कांस्टेंट फियर रहता है कि अरे यार अब मेरी बेइज्जती हो जाएगी, अब ये मेरे को कहेंगे अरे यार कितना बेकार है ये वो, उन्हें इस चीज़ का डर लगा रहता है। तो वो दूसरों से मिलने की ये सोचते हैं कि यार ये ना मिले मुझे, नहीं मेरे को उससे बात नहीं करनी है, मेरे को किसी से बात नहीं करनी, उन्हें ऐसा लगता है। ठीक है, तो इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये इनके अंदर एक तरीके से इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, ये अनअट्रैक्टिव होते हैं और इनएडुकेट होते हैं, इन्हें ऐसा लगता है एंड दिस मे नॉट बी ट्रू। ओके, नेक्स्ट इज डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मतलब उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है और उन्हें कोई चाहिए जो उनकी देखभाल करता रहे। तो हर एक डिसीजन को लेने में, हर एक कोई भी उन्हें चीज़ करनी है उसको उसके बारे में सोच कर उस चीज़ को करने में उन्हें किसी ना किसी की हेल्प चाहिए होती है, तो वो किसी ना किसी पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर इमोशनल एंड फिजिकल नीड्स, इसलिए ये बिल्कुल भी अकेले तो रह ही नहीं सकते। नेक्स्ट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। दिस इज इंटरेस्टिंग क्योंकि इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन से बड़े स्टिक होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कोई चीज़ सीधी रख दी उन्होंने, अगर वो हल्की सी टेढ़ी हो गई तो वो आके पहले उसे सीधी करेंगे, वो उसे टेढ़ा देख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। ओके, इसमें जो लोग होते हैं वो एक जनरल पैटर्न को फॉलो करते हैं। ऑर्डरलीनेस, परफेक्शनिज्म और अटेंशन टू डिटेल्स इज देयर क्वालिटी। ठीक है, तो उनको बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है अगर परफेक्शन नहीं होती है। ओके, अब कुछ टिप्स टू ओवरकम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बात करो और अपनी फीलिंग शेयर करो। फिजिकल हेल्थ पे ध्यान करो, आपकी हेल्दी बॉडी मतलब आपका हेल्दी माइंड। कॉन्फिडेंस रखो जिससे कि तुम डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को भी हैंडल कर सको। इंगेज करो हॉबीज़ में, म्यूज़िक चूज़ करो, डांस चूज़ करो, पेंटिंग करो, ऑल दीज थिंग्स बिकॉज ये थेरेपेटिक होती है। देन पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव वर्ड्स कहो, मैनिफेस्ट करो पॉजिटिव थिंग्स को। ठीक है, चैलेंजेस को मत बोलो कि दिस इज़ अ चैलेंज, नो से सॉरी प्रॉब्लम्स मत कहो, से दैट दिस इज़ अ चैलेंज। ओके, सो देयर इज चेक योर प्रोग्रेस। सो वेल दिस इज़ अ वेरी इजी वन अबाउट ये इन्हीं डिसऑर्डर्स के ऊपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर टू डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। अगर आपको किसी की पर्सनैलिटी के बारे में बताना है तो कौन सा इनमें से पैरामीटर नहीं है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओपननेस, न्यूरोटिसिज्म, एग्रीएबलनेस। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, अगर आपने देखा हो तो ये ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन,
एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म। तो इसका आंसर क्या होगा? हमने देखा अभी ओपननेस था, न्यूरोटिसिज्म था और एग्रीएबलनेस था, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। यू वांट चेक इट अगेन? आप चेक कर सकते हैं, मेरे को इसके आंसर्स भी रटे हुए हैं, तो यू कैन सी दैट। इसकी मैंने एक ट्रिक भी याद करी थी, इफ़ यू वांट दैट ट्रिक आई कैन टेल यू। बिग 5 फैक्टर्स में OCEAN है, तो ओशन से याद रखा था मैंने, OCEAN, तो ओशन से मैंने याद रखा था। यू कैन ऑल्सो लर्न इट लाइक दैट। Then is which of the following is characterized by an extreme feeling of self importance? तो कौन सा जो है इनमें से सेल्फ इम्पोर्टेंस में है? देखो, एलिमिनेट करना सीखो। डिपेंडेंट पर्सनालिटी ऑर्डर, ये दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, नहीं। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मतलब ये अपने आप को उस कैटेगरी में सोशली अपने आप को रखते ही नहीं है, तो बॉर्डर लाइन भी कट गया। सेल्फ इम्पोर्टेंट नार्सिस्टिक में हमने पढ़ा था, देखो मैं दिखा देती हूँ, नार्सिस्टिक ये ना, इसमें हमने पढ़ा था कि उन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो नार्सिस्टिक इज़ द राइट आंसर। ठीक है, एलिमिनेट करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको अगर टेस्ट में ऑप्शंस में थोड़ी दिक्कत हो रही है, देन यू कैन एलिमिनेट। रवि हैज़ अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस एंड अबैंडनमेंट एंड सुसाइड, व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज दिस? मतलब वो अपने आप को खाली खाली महसूस करता है, उसे सुसाइड करने का उसे मन करता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं सोसाइटी के लिए बना ही नहीं हूँ, तो ऐसा कौन सा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उससे? ऑब्सेसिव बिल्कुल नहीं। अवॉइडेंट, चलो अवॉइडेंट को भी थोड़ी देर साइड रखते हैं। डिपेंडेंट क्या होता है कि वो किसी पे डिपेंड करें, तो उसमें तो ये बिल्कुल नहीं था। देन बॉर्डर लाइन मतलब वो अपने आप को उसमें इंक्लूड ही नहीं करते हैं। सो लेट अस सी कि बॉर्डर लाइन और अवॉइडेंट में क्या चीज़ें हैं? बॉर्डर लाइन और अवॉइडेंट। सो बॉर्डर लाइन में हमने ये रहा अवॉइडेंट में क्या होता है, उन्हें एम्बैरस होने का डर लगा रहता है, तो अवॉइडेंट तो नहीं होगा। अब हम बॉर्डर लाइन देखते हैं। बॉर्डर लाइन में क्या होता है कि वो सेल्फ वर्थ अपनी वैल्यू नहीं करते हैं, तो इनको ज़्यादातर सुसाइडल थ्रेट और अपने आप को सेल्फ हार्म करने की कोशिश, उन्हें लगता है कि दैट इज़ बेटर दैन लिविंग, बट दैट्स एक्चुअली नॉट ट्रू। So the first option is correct, borderline. Mona is helping her sister to overcome her personality disorder. What should she do? Talk to her sister, engage her in hobbies, help her build confidence. All of the above. देखो, बात करना, ओके, बात कर सकते हैं। हॉबीज़ करना, यस, हॉबीज़ कर सकते हो, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, व्हाटएवर। हेल्प हर बिल्ड कॉन्फिडेंस लाना, यस, ऑल ऑफ दिस इज एप्लीकेबल, सो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ऐसे आपको ऑप्शंस चूज करने हैं। एंड विद दिस वी एंड दिस यूनिट। एंड अगर आपको दूसरी यूनिट भी चाहिए, देन गो एंड टू द चैनल, सब्सक्राइब, see the videos, and if I am explaining these things to you, that means I am a mentor, so you should subscribe and share my videos to all of your fellow friends. So thank you, bye bye.